नमस्कार दोस्तों। चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल राम राम टू वन एंड ऑल। चलिए अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं। और आप सभी को पता है प्रेपोजिशन में लेक्चर 14th आज की क्लास में आप सभी के सामने रहेगा। और वही हमारी स्टार्टिंग, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट आप लोगों के सामने है बोर्ड पे। सेंटेंस में लिखा हुआ है स्पॉट योर वीकनेस एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होते हो तो बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों को अपनी वीकनेस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं या फिर कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनमें आपकी वीकनेस है या फिर आप उसमें बहुत इफेक्टिव नहीं हो, बहुत अच्छे नहीं हो। ठीक है, तो आपकी जो कमांड है कौन से चैप्टर पे या कौन से सब्जेक्ट पे नहीं है, तो अपनी वीकनेस को हमें आइडेंटिफाई करना होता है और उसी पे वर्क हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बात बना करती है। ओके, फिर उसके बाद देखो, ये सेंटेंस आप लोगों को पता है वीकनेस पे हमें वर्क करना होता है। तो अब ऐसा देखा जाता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो मैं उनको भी कहूंगा कि अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें। सबसे बड़ा जो मेन कंसर्न है वो यही है, आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है पुट करने की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर सब्जेक्ट में कौन से वो चैप्टर्स हैं। इस तरीके से जब आप कैटेगराइज करोगे तो चीज़ें आसान हो जाया करती हैं। इस बात का हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, यदि मैं देखूं तो जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ प्रेपोजिशन, और काफ़ी टाइम से मैं क्योंकि टीच कर रहा हूँ तो मैंने ये फील किया है, ये बात मैंने एक्सपीरियंस की है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा चैप्टर होता है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जो है प्रॉब्लम बना रहता है। तो आप लोग भी इस पे काम करें, मेहनत करें। ठीक है, और बहुत अच्छा इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा मैं बात करूं, हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स का जो है बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनके रिव्यूज़ जो होते हैं वो हम सुनते हैं, हर बार देखते हैं। तो लास्ट 2-3 साल से तो मैथ्स में मैं यही फील कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के यही रिव्यूज़ होते हैं कि जो मैथ्स है वो कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यदि आपकी कैलकुलेशन जो है उस पर आपने काम नहीं किया है, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो आपको सोचने की ज़रूरत बन जाती है। आप ज़रूर उस पर वर्क करें, अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करें, अच्छे तरीके से उसको रेडी कर लें। ठीक है, ओके। फिर रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। बाकी रीजनिंग आप लोग लगातार पढ़ते ही रहते हो, यूट्यूब चैनल पे भी आपको लगातार क्लासेस विक्रमजीत सर आपको पढ़ाते ही रहते हैं, वो आप करते रहें, बहुत ज़्यादा दिक्कत रीजनिंग में नहीं होती है। अच्छा, फिर बात आती है जीएस के सेक्शन की। तो यही एक्सपीरियंस किया गया कुछ बीते सालों में, जिसमें देखा गया कि जो जीएस का पोर्शन है उसमें आजकल करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे देता है। तो आप बेशक जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जीएस के होते हैं, जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बेशक आप उनको पढ़ें। ठीक है, मना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है यदि हम चेक करें, यदि हम स्टूडेंट से रिव्यू लें तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही चाहूँगा कि कोई ना कोई जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी आप न्यूज़पेपर, या फिर आजकल तो यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स को पढ़ाते हैं, अच्छे चैनल की ओर जाएं, अच्छे चैनल को देख लें और वहाँ से करंट अफेयर्स वगैरह भी अपने रेडी हमेशा रखें। तो इस तरीके से जो है कुछ चीज़ें, कुछ माइन्यूट चीज़ें हैं जो मैंने एक जनरल बातें मैंने आप लोगों को बताई। बाकी पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती हैं चीज़ें। मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं ही जान सकता हूं कि मेरी वीकनेस क्या है किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर जितने भी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको जानते हो क्योंकि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बेशक मेरे पास काम करने के लिए एक ही सब्जेक्ट है, मुझे
जो है और बाकी सब्जेक्ट से कोई खास लेना देना नहीं है। इंग्लिश पे ही मैं फोकस रखता हूँ, उसी पे रिसर्च चलती रहती है और हर टीचर वो करता भी यही है। यदि उसको किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है तो ज़्यादातर हम अपने एग्ज़ाम को ही कंसर्न करते हैं। तो आप लोग देख लें किस तरीके से आप हो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कितने मार्क्स आप कोई भी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स ले पा रहे हो, क्या वो इनफ है, और रिक्वायर्ड जो कट ऑफ के लिए जो मार्क्स हैं वहाँ तक जाने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करना है, कौन से चैप्टर आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये सब बातें अच्छे से प्लान कर ले तो आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से बात बना करती है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने मेंशन है कि प्रेपोजिशन का लेक्चर 14th ये आपको गिवन कर रखा है मैंने, राइट? ठीक, और लास्ट क्लास में मैंने प्रेपोजिशन 2 को ध्यान में रखते हुए जो है काफी सारे वर्ड्स की एक लिस्ट मैंने आप लोगों को दी। प्रेपोजिशन 2 का यूज उनके साथ किया जाता है, लेकिन फिर हमने ये भी जाना कि कुछ वेरिएशन हमेशा बनी रहती हैं। उन्हीं में वर्ड्स की लिस्ट में से कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके साथ जैसे ही सिचुएशन वैरी करती है, जैसे ही सिचुएशन डिफर करती है, बदलती है, तो तुरंत प्रेपोजिशन का यूज भी चेंज हो जाया करता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने समझी थी। तो आज की क्लास में हम कुछ डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट यूजेस of preposition। ठीक है, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस ये आप लोगों के सामने, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, डेविड jumped blank the attractive offer। फर्स्ट सेंटेंस है डेविड जम्प्ड ब्लैंक द अट्रैक्टिव ऑफर। एक सेंटेंस में कह रहा हूं डोंट जंप ब्लैंक द कंक्लूजन। डोंट जंप ब्लैंक द कंक्लूजन। ठीक है, ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को गिवन किए हैं। केस क्या है वो हम समझेंगे भाई। ये थोड़ा सा चेंज कर लो, यूजेस, सम इंपोर्टेंट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। 2 डिफरेंट सेंटेंस मैंने आपको गिवन किए, डेविड जम्प्ड ब्लैंक द अट्रैक्टिव ऑफर, और फिर एक सेंटेंस और आया जिसमें मैंने कहा डोंट जंप ब्लैंक द कंक्लूजन। दोनों सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझना है। केस क्या है वो थोड़ा सा देखो। सिचुएशन कहती है कि एक वर्ड आप लोगों के सामने है और वो वर्ड मैं मेंशन कर रहा हूं, वर्ड है जंप, राइट? जंप नाम का वर्ड आप लोगों के सामने है। केस कहता है कि इस जंप नाम की वर्ब के साथ में, वर्ब है, इसके साथ में 2 अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है। एक प्रेपोजिशन जो है हम यूज करते हैं टू, ठीक है, और एक प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं एट। ठीक है, ये 2 अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज की जाती हैं। जंप के साथ जब टू प्रेपोजिशन यूज हम करते हैं तो ये सेंस को शो करता है टू मेक हेस्ट, टू मेक हेस्ट। हिंदी में कहें तो जल्दबाजी करना।
ठीक है, जल्दबाजी करना की सेंस को ये शो करता है। उसके बाद एक जंप के साथ प्रेपोजिशन एट का भी यूज किया जाता है, और जंप एट जो होता है वो यूज करते हैं टू एक्सेप्ट हैप्पीली। हैप्पीली एक्सेप्ट करना, यानी कि हिंदी में कहें तो खुशी से स्वीकार करना। ठीक है, खुशी से स्वीकार करना, हैप्पीली एक्सेप्ट करना किसी भी चीज को। ये टू डिफरेंट मीनिंग इसके हुआ करते हैं, दो अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं जंप नाम का वर्ड। सेंटेंसेस आपको गिवन कर दिए हैं, ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में वो कह रहा है डेविड जंप्ड। जंप की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और यहां पे वो कह रहा है कि डेविड जंप ब्लैंक द अट्रैक्टिव ऑफर। इंट्रांजिटिव वर्ब ये हुआ करते हैं, इसके साथ प्रेपोजिशन का यूज किया करते हैं। अब डेविड ने अट्रैक्टिव ऑफर को बेशक क्या किया है, हैप्पीली एक्सेप्ट किया है, ना कि मेक हेस्ट। अब हम समझते हैं कि अट्रैक्टिव ऑफर के लिए कोई मेक हेस्ट नहीं होती है, तो डेविड जो पर्सन है उसने अट्रैक्टिव ऑफर के लिए अट्रैक्टिव ऑफर को हैप्पीली एक्सेप्ट किया है, तो सेंटेंस होगा डेविड जंप्ड एट द अट्रैक्टिव ऑफर। ठीक है, डेविड जंप्ड एट द अट्रैक्टिव ऑफर, यानी कि उसने उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया, खुशी से स्वीकार किया उसने, राइट। लेकिन अगले सेंटेंस में कह रहा है कि कंक्लूजन, जो निष्कर्ष होता है, जो रिजल्ट होता है, कंक्लूजन के लिए कभी भी क्या ना करें, मेक हेस्ट ना करें, जल्दबाजी ना करें, हरी में ना रहें। तो डोंट जंप टू द कंक्लूजन की केस को ये शो कर रहा है, तो प्रेपोजिशन टू का यूज कर दिया है। लास्ट क्लास में भी हमने प्रेपोजिशन टू को डिस्कस किया था, और जंप नाम के वर्ड के साथ भी ये प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है, बशर्ते जब वो सेंस को शो कर रहा है क्या, जो है टू मेक हेस्ट, जल्दबाजी करना की सेंस को जब वो शो करता है, तो जंप के साथ एक प्रेपोजिशन जो है हम टू का यूज किया करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। तो चलिए और देखते हैं। They suffered blank huge loss in the business. They suffered blank huge loss in the business. एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, they suffered blank their wrong decision. They suffered blank their wrong decision. They are suffered blank fever and cold. और एक सेंटेंस में कह रहा हूं, they are ill blank fever and cold. ये डिफरेंट 4 सेंटेंसेस आप लोगों को गिवन किए हैं। ठीक है, 4 सेंटेंस है, चारों आप लोगों के सामने आ चुके हैं। देखो जरा सेंटेंसेस में क्या केस है वो हम समझेंगे भाई। इसको पास्ट में ही रखते हैं,
सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये आर को यहां से ड्रॉप कर दे। ये इस तरीके से सेंटेंस है। देखो जरा फर्स्ट सेंटेंस को चेक करो, दे सफर्ड ह्यूज लॉस इन द बिजनेस, ये मैंने कहा। तो यहां पे ये सफर्ड नाम का वर्ड नेचर में क्या है, वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और बेशक ये सफर्ड के बाद में जो ये ह्यूज लॉस नाम का वर्ड है ना, बेशक ये सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये व्हाट का रिप्लाई है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्या सफर किया है उन्होंने, ह्यूज लॉस को सफर किया है इन द बिजनेस। तो ऐसे सिचुएशन में जब व्हाट का रिप्लाई ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ह्यूज लॉस नाम का वर्ड, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब के केस में सफर नाम के इस वर्ब के साथ जो है कोई प्रेपोजिशन हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट डिमांड प्रेपोजिशंस, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आती है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम जो है वहां पे यूज किया करते हैं। वर्ब जो आती है वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ही, प्रेपोजिशन जो आती है वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ही हम प्रेपोजिशन का यूज किया करते हैं। ओके, अगले सेंटेंस में देखो, अब दे सफर्ड ब्लैंक देयर रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। दे सफर्ड देयर रॉन्ग डिसीजन, अब रॉन्ग डिसीजन को सफर तो नहीं किया है, यानी कि ये सफर्ड नाम की वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब तो नहीं है, क्योंकि सफर रॉन्ग डिसीजन को तो सफर नहीं किया जाता है। तो ये ह्यूज लॉस को तो सफर किया है, ये तो ऑब्जेक्ट था, तो ये जो है वर्ब ट्रांजिटिव हो गई थी। लेकिन ये रॉन्ग डिसीजन नाम का वर्ड ये ऑब्जेक्ट ना होके अब ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे सफर जो भी हम सफर करते हैं, वंस एक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, वंस एक्शन, अपने एक्शन की वजह से ही जब कोई चीज सफर हम करते हैं, ठीक है, या फिर वंस डिसीजन की वजह से, अपने ही डिसीजन की वजह से जब कोई चीज सफर की जाती है, किसी चीज से आप परेशान होते हो या फिर किसी चीज को आपको टॉलरेट करना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में सफर के साथ हम जो वर्ब प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस जो सेकंड होगा, सेंटेंस सेकंड होगा दे सफर्ड फॉर देयर रॉन्ग डिसीजन, यानी कि उन्होंने अपने गलत डिसीजन की वजह से सफर किया। तो वंस एक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, दे का ही एक्शन के बारे में वो बात कर रहा है कि उन्हीं के डिसीजन की वजह से, उन्हीं के एक्शन की वजह से उन्होंने जो है ये सब चीज जो है सफर की। तो सफर यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और प्रेपोजिशन जो रहती है वो प्रेपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। अब अगले सेंटेंस में देखो, दे सफर्ड ब्लैंक फीवर एंड कोल्ड, ठीक है। यहां पे वैसे आर भी यूज हो सकता है। आर के केस में बस होगा क्या कि ये सफर्ड नाम का वर्ड कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और जब मैं सिर्फ आर को मैंने ड्रॉप कर दिया तो ये वर्ब हो जाती है, पास्ट टेंस है, ठीक है। तो दे सफर्ड ब्लैंक फीवर एंड कोल्ड। अब बेशक ये फीवर एंड कोल्ड नाम का वर्ड जो है ना, ये डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। और सिचुएशन कहती है कि डिजीज के केस में सफर नाम की वर्ब के साथ में हम एक प्रेपोजिशन यूज जो करते हैं वो प्रेपोजिशन विद का यूज किया करते हैं। ऐसे ही बोला जाता है दे आर सफर्ड विद फीवर एंड कोल्ड, ठीक है, दे आर सफर्ड विद कैंसर, डायबिटीज, इस तरीके से, या फिर दे आर सफर्ड विद कोविड-19, इस तरीके से हम जो है बोला करते हैं। तो किसी भी डिजीज के केस में सफर नाम की वर्ब अपने साथ एक प्रेपोजिशन जो है विद की डिमांड करती है, ठीक है। सफर विद होता है किसी चीज से पीड़ित होना या फिर किसी चीज से जो है किसी डिजीज से जो है ग्रसित होना या फिर बीमार होना की सेंस को ये शो करता है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखो, दे सफर्ड फ्रॉम का यूज करेंगे, सफर्ड फ्रॉम। डिजीज के केस में हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। लेकिन यहां पे देखो, ये इल नाम का जो वर्ड है ना, इल नाम का जो ये एडजेक्टिव है, इल नाम का वर्ड अब अपने साथ जो प्रेपोजिशन की डिमांड करेगा वो प्रेपोजिशन विद का यूज किया जाता है। ये सिचुएशन रहा करती है। दे सफर्ड फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड, डिजीज के केस में हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं सफर के साथ वो फ्रॉम का यूज किया जाता है। लेकिन इल जो है वो अपने साथ एक प्रेपोजिशन किसकी डिमांड करता है, इल चाहता है अपने साथ विद, राइट। तो ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है जो मैंने
आप लोगों को जो है अवेलेबल कराई है। एग्री कर रहे हो इस बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में ये कह रहा हूं, ओके they will never agree, blank are offer, ये फर्स्ट सेंटेंस है। they will never agree blank our offer। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, they will never agree blank are friends। एक सेंटेंस है, they will never agree blank this topic subject issue matter etc। ये डिफरेंट 3 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को गिवन किए हैं। 3 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, 3 अलग अलग सेंटेंस आपको मिल चुके हैं। केस क्या रहता है वो हम देखेंगे। देखो जरा भी, डिफरेंट 3 सेंटेंसेस आप लोगों को गिवन किए हैं और तीनों सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देना। तीनों सेंटेंस में हम चेक करें तो ये विल नाम का वर्ड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, और इस मॉडल के साथ हम जो यूज करते हैं वो बेशक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया करते हैं। नेवर एड वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से यदि आप ध्यान दें तो ये फर्स्ट सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आप लोगों को मिली है और वो वर्ब है, वर्ब कौन बेशक, एग्री, एसीड, एसेंट, कंकर, डिसएग्री और ये डिसेंट। एग्री, एसीड, एसेंट, कंकर, डिसएग्री और डिसेंट, ये 6 वर्ड्स मैंने आप लोगों को गिवन किए हैं। और देखो इन सभी 6 वर्ड्स की हम बात करें तो ये जो एग्री, एसीड, एसेंट, कंकर होता है इसका मीनिंग होता है सहमत होना। सहमत होना की सेंस को शो करते हैं, और ये दोनों के दोनों वर्ड इसके ऑपोजिट हैं। असहमत होना के सेंस को ये शो करते हैं, असहमत होना, ठीक है। ये सिचुएशन इन सभी 6 वर्ड्स में रहा करती हैं। एंड द पॉइंट इज कि व्हाई आई हैव गिवन दीज 6 वर्ड्स, राइट। क्यों मैंने ये 6 वर्ड्स आप लोगों को गिवन किए हैं? इट्स जस्ट बिकॉज कि आई जस्ट वांट टू टेल यू कि एनी वन ऑफ दीज 6 वर्ड्स कैन बी देयर इन अ सेंटेंस। इन 6 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस में गिवन किया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिचुएशन वही होगी जो एग्री के साथ हम मेंटेन करेंगे। वही सिचुएशन इन 6 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आप लोगों को मिल जाता है तो सभी के साथ सिचुएशन कॉन्सेप्ट जो है एक ही रहा करता है। और वो केस क्या है वो देखो, सिचुएशन कहती है इन वर्ब्स के बाद में हम नाउन को चेक करते हैं। जैसे ये देखो, आवर ऑफर नाम का ये वर्ड नाउन है, आवर फ्रेंड्स नाम का वर्ड जो है ये भी नाउन है, ठीक है। तो एक बार हम चेक करते हैं कि कोई ना कोई नाउन जो है वो आप लोगों को पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन गिवन कर रखा है,
ठीक है। और एक नाउन जो आपको मिलता है वो थिंग्स को इंडिकेट भी किया करता है। दो अलग अलग सिचुएशन रहती हैं, एक पर्सन को डिनोट करने वाला नाउन आप लोगों को मिलेगा और एक थिंग्स को डिनोट करने वाला नाउन जो है वो आप लोगों को मिला करता है। जैसे आवर ऑफर नाम का वर्ड जो है ये बेशक किसको बता रहा है, थिंग को बता रहा है, और आवर फ्रेंड्स नाम का ये वर्ड किसको बता रहा है, ये पर्सन को बता रहा है। ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, एग्री विद समवन होता है, एग्री विद समवन, ठीक है, और एग्री टू समथिंग होता है, एग्री टू समथिंग होता है और एग्री विद समवन हुआ करता है। तो सेंटेंस जब हम यूज करेंगे, दे विल नेवर एग्री ब्लैंक आवर ऑफर, तो दे विल नेवर एग्री टू आवर ऑफर। और एक बात और समझ लेना, ये एग्री टू समथिंग जो हम यूज करते हैं ये टू एक्सेप्ट की सेंस को शो करता है। एक्सेप्ट करना यानी कि स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना की सेंस को ये शो करता है। जैसे इस सेंटेंस में देखो, दे विल नेवर एग्री टू आवर ऑफर, यानी कि दे जो पर्सन्स हैं वो हमारे ऑफर को कभी भी क्या नहीं करेंगे, एग्री नहीं करेंगे। यानी कि एग्री टू आवर ऑफर इट मींस वे हमारे ऑफर को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट की सेंस को ये शो करता है। और अगले सेंटेंस में देखो, दे विल नेवर एग्री जो है विद आवर फ्रेंड्स, दे विल नेवर एग्री विद आवर फ्रेंड्स, और एग्री विद होता है वही सहमत होना के सेंस को ये शो करता है। वे हमारे फ्रेंड्स के साथ कभी भी सहमत नहीं होंगे, यानी कि उनकी बातों को जो है कन्विंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्री विद समवन होता है। और अगले सेंटेंस में देखो, अगले सेंटेंस में समझना, केस कहता है कि जब भी एग्री या इन टोटल 6 वर्ड्स की मैं बात करूं तो इनके केस में जब भी एग्री हुआ जाता है किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी इशू पे या किसी भी मैटर पे, तो इन सभी वर्ड्स के साथ जो प्रेपोजिशन रहती है वो प्रेपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है और सेंटेंस बनेगा, दे विल नेवर एग्री ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस इशू और ऑन दिस मैटर। ये सिचुएशन कंडीशन है जो आप लोगों के साथ में रहा करती है, यही आप लोगों ने एप्लीकेबल करनी है। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों के तीनों सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। और मेक श्योर मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ये भी बात ध्यान रख लें, जरूरी नहीं है एग्री ही होगा, इन टोटल 6 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड वहाँ पे आप लोगों को दिया जा सकता है। तो सभी के साथ जो है सिचुएशन वही रहेगी, सिचुएशन एक ही एप्लीकेबल हुआ करती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। I am annoyed blank them blank their misbehavior। ये एक सेंटेंस आप लोगों को गिवन है। ठीक है, सेंटेंस मैंने कहा आई एम अनॉयड ब्लैंक दैम ब्लैंक देयर मिसबिहेवियर। अब देखो इस सेंटेंस में चेक करना जरा, अनॉयड कौन हो रहा है। अनॉयड मीन्स होता है गुस्सा होना या नाराज होना। ठीक है, नाराज होना, एंग्री होना की सेंस को ये शो करता है। अब अनॉय कौन हो रहा है सेंटेंस में, आई हो रहा है। तो जब आई डूअर है तो एक्टिव वॉइस में बी बेस वर्ब के फॉर्म के बाद ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, एडजेक्टिव हो जाया करता है। अनॉयड नाम का ये वर्ड मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तब होता जब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता, और ये पैसिव वॉइस में नहीं, क्योंकि अनॉय कौन हो रहा है, आई ही अनॉय है। ठीक है, किससे अनॉय है, देम से। किसकी वजह से, देयर मिसबिहेवियर की वजह से। तो कहीं ना कहीं केस कहता है, एक वर्ड आपको मिलता है सिनोनिम है अनॉय का, एंग्री, राइट, एंग्री, अनॉय, वेक्स्ड,
exasperated, ये चारों के चारों वर्ड जो हैं एडजेक्टिव होते हैं, जिसका मीनिंग होता है गुस्सा होना या नाराज होना, गुस्सा होना या फिर नाराज होना की सेंस को ये शो करता है। गुस्सा होना या तो नाराज होना की सेंस को ये शो करता है। जो वर्ड मैंने आप लोगों को बताया है, कौन, एंग्री, अनॉय, वेक्स्ड और एग्जास्परेट, ठीक है। ये चार अलग अलग वर्ड्स आपके सामने अवेलेबल कर दिए गए हैं। अब केस कहते हैं इस एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई, देखो ये नाउन प्रोनाउन दे रखा है, और प्रेपोजिशन जो यूज होती है वो बेशक नाउन प्रोनाउन से पहले यूज की जाती है। ये जो देयर मिसकंडक्ट नाम का वर्ड है, ये नाउन यूज किया गया है, प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन की वजह से यूज हो के पहले यूज होती है, और ये जो प्रेपोजिशन यूज होगी ये भी अनॉयड नाम के एडजेक्टिव की वजह से यूज हो रखी है। तो नाउन प्रोनाउन देखो, दो अलग अलग तरीके से नाउन प्रोनाउन यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे सेंटेंस में। वो क्या है कि एक तो वो नाउन प्रोनाउन मिलता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पर्सन्स को इंडिकेट करता है। और एक नाउन प्रोनाउन ऐसा होगा जो इंडिकेट करता है किसको, बेशक थिंग्स को, एक पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है और एक थिंग्स को। और ये भी तय कर लें कि पर्सन्स के केस में एंग्री, अनॉय, वेक्स्ड, एग्जास्परेटेड जैसे इन एडजेक्टिव्स के साथ पर्सन से पहले जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन विद का यूज किया करते हैं, और थिंग्स के केस में इन चारों वर्ड के बाद में नाउन प्रोनाउन से पहले हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो एट यूज की जाती है, ठीक है। तो एंग्री एट समथिंग होता है, एंग्री अनॉय एट समथिंग, वेक्स्ड एग्जास्परेटेड एट समथिंग, और एंग्री, अनॉय, वेक्स्ड, एग्जास्परेटेड विद समवन हुआ करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रेपोजिशन के इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और इंपॉर्टेंट अपने आप में ये इतने हैं जिसकी कोई भी हद नहीं। जो भी आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम देखोगे, कोई भी किसी भी जो है आप एग्जाम की बात करें, डिफेंस, बैंकिंग या फिर जो है एसएससी वगैरह, या फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ये वो केसेस हैं जहां से क्वेश्चंस बने हैं, बार बार आगे भी एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ये वो यूजेस हैं, आप कभी भी देखना, आप लोगों को जो बुक वगैरह अवेलेबल कर रखी होंगी कहीं से, मार्केट से कोई जनरल बुक जैसे हम परचेज कर लेते हैं कोई भी इंडियन राइटर्स की, तो प्रेपोजिशन चैप्टर पे जब आप जाओगे ना तो आप देखोगे कि 4-5 पेजेस पे उन्होंने कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की एक पूरी लिस्ट बना रखी होती है। ये बात आप समझते हो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के नाम से हम काफी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेपोजिशंस जो होती हैं, प्रेपोजिशन का एक पर्पस होता है, एक रिलेशन शो करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, तो वो फिक्स्ड नहीं होती है, फिक्स्ड होती है एज पर सिचुएशन। जब सिचुएशन कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है तो प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जा सकती है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदलेगी तो वो प्रेपोजिशन चेंजेबल है। तो दैट्स वाई फिक्स प्रेपोजिशन कहना हमेशा गलत होता है, ठीक है। हम सर्टेन नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर लिस्ट है और इसमें आप ये प्रेपोजिशन हमेशा एज इट इज ही रहेंगी, ऐसा नहीं है। वेरिएशन, इधर वेरिएशन आई सेंटेंस में, उधर प्रेपोजिशन जो है चेंज हो जाया करती है। तो मैं वही कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो आप लोगों से जो है के सामने मैं लाना चाह रहा था। तो ये जो लेक्चर है आपके सामने, ये उसी चीज को फुलफिल करता है। तो बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझना है, चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है। कोई दिक्कत बनती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं पहले इसको। अप्लाई करते हैं भाई। देखो जरा, सेंटेंस में कहा गया आई एम हाईली अनॉयड ब्लैंक देम ब्लैंक देयर मिसबिहेवियर। तो अनॉयड नाम के एडजेक्टिव के केस में पर्सन को बताने वाले नाउन प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन विद का यूज कर रहे हैं। आई एम अनॉयड विद देम, ठीक है, और ब्लैंक देयर मिसबिहेवियर, एट देयर मिसबिहेवियर, एट देयर मिसबिहेवियर। ये सिचुएशन जो है
रहा करती है, विद समवन होता है, एट समथिंग हुआ करता है इन चारों वर्ड्स के केस में। चलिए और देखो, एक सेंटेंस मैं आपको कह रहा हूं, we were surprised, blank the stunned man blank his stunts। एक सेंटेंस ये आपको मैंने गिवन किया है और केस क्या है वो देखेंगे। सेंटेंस है वी वर सरप्राइज्ड ब्लैंक द स्टंटमैन ब्लैंक हिज स्टंट्स। देखो यहां पे यदि हम चेक करें तो एक वर्ड मिला हुआ है इस सेंटेंस में और वो वर्ड है कौन, सरप्राइज्ड। ठीक, ये रहा सरप्राइज्ड नाम का वर्ड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि सरप्राइज नाम की वर्ब के लिए वे वी डूअर नहीं है। ठीक है, सरप्राइज करने का काम वी ने नहीं किया है, बेशक डूअर कौन है, डूअर स्टंटमैन, ये रिसीवर है। ठीक है, जो सरप्राइज को रिसीव करने वाला है वी, और सरप्राइज करने वाला जो डूअर है वो कौन है, स्टंटमैन है। तो जब सब्जेक्ट डूअर ना हो तो पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में बी बेस वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट वॉइस हुआ करती है, पास्ट इंडेफिनिट वॉइस, राइट। तो अब देखो एक वर्ब मैंने लिखवाई सरप्राइज्ड, उसके बाद एक वर्ड है शॉक्ड, एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टोनिस्ड। startled, amazed, और ये वर्ड है amused, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टोनिस्ड, स्टार्टल्ड, amazed और amused। ठीक है, यहां पे ये जो amused नाम का वर्ड है ना वर्ब, ये amused मीन्स होता है टू एंटरटेन, एंटरटेन करना, राइट। हिंदी में कहें तो मनोरंजन करना। मनोरंजन करना की सेंस को ये शो करता है। ठीक है, बाकी जो रह गए वर्ड, ये चाहे वो सरप्राइज्ड है, चाहे शॉक्ड है, चाहे एस्टोनिस्ड है, चाहे स्टार्टल्ड है, चाहे अमेज्ड है। ठीक है, ये चारों पांचों वर्ड्स जो हैं ये सिनोनिम हुआ करते हैं, हैरान रह जाना या फिर हैरान कर देना की सेंस को ये शो करते हैं। बाकी की जो वर्ड्स रह गए, चाहे वो सरप्राइज्ड है, चाहे शॉक्ड है, एस्टोनिस्ड है, स्टार्टल्ड है, अमेज्ड है, ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सभी वर्ड्स सिनोनिम हुआ करते हैं, इन सभी का मीनिंग एक ही है। ओके, अब देखो इन वर्ब्स के केस में ये जो वर्ब्स हैं ये वर्ब्स भी बेशक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब ये हुआ करती हैं पैसिव वॉइस में, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके जो ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, आप समझते हो ना, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनता है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई कहीं ना कहीं। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, थिंग को। ये सिचुएशन कंडीशन है जो आप लोगों को फॉलो करानी है।
पर्सन को डिनोट करता है एक वर्ड, और एक वर्ड किसको डिनोट करता है, थिंग को। ठीक है, समझ में आती है बात? ओके, चलिए तो देखो जरा, अब ध्यान देना, समझना बातों को। पर्सन और थिंग के केस की हम बात कर रहे हैं, तो इन सभी पैसिव वॉइस में इन वर्ब्स के बाद में जब भी ऑब्जेक्ट पर्सन को डिनोट करने वाला मिल जाता है तो हम यूज करते हैं एक प्रेपोजिशन बाय, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये जो डूअर है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, डूअर से पहले बाय प्रेपोजिशन रहती है, और थिंग्स के केस में जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो एट का यूज किया जाता है। पर्सन से पहले प्रेपोजिशन बाय रहती है और थिंग्स के पहले जो प्रेपोजिशन आती है वो एट का यूज किया जाता है। ये सिचुएशन है, कंडीशन है जो मैंने आप लोगों के सामने अवेलेबल की है। ठीक, तो चलिए अप्लाई करते हैं। सेंटेंस बनेगा, वी वर सरप्राइज्ड ब्लैंक द स्टंटमैन बाय द स्टंटमैन। ठीक है, पर्सन से पहले प्रेपोजिशन बाय और एट हिज स्टंट्स, थिंग्स को बताने वाले इस ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन एट। अप्लाई करोगे, सेंटेंस तुरंत ओके हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। जल्दी से रिप्लाई करके मुझे बताओ भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करते रहा करो आप लोग। ठीक है, वीडियोस को शेयर करते रहा करो। प्रीमियर ये चला हुआ है एक तरीके से आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छे केसेस हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, पढ़ते रहे। प्रेपोजिशन का 14th लेक्चर है, अभी और भी कुछ है बहुत जो आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, I heard some knock blank the door। और एक सेंटेंस है, I did not knock blank the door। ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस आप लोगों को मैंने गिवन किए हैं। देखो जरा, देखो जरा भाई, ध्यान से समझना। ये डिड नाम का वर्ड बेशक नेचर में हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये मेन वर्ब आपका नॉक बना हुआ है, राइट? ठीक है, लेकिन अगले सेंटेंस में ये हर्ड नाम का वर्ड वर्ब है, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद क्या हर्ड किया, क्या सुना, नॉक को सुना। ठीक है, तो ये नॉक नाम का वर्ड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन हो गया, और ये सम नाम का वर्ड नाउन को डिटरमाइन करने के लिए डिटरमिनर बना हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दोनों सेंटेंसेस को यदि आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो पाओगे कि नॉक नाम की वर्ड का दोनों सेंटेंसेस में पार्ट ऑफ स्पीच या फिर कह लो कि जो नेचर है वो वेरी कर रहा है, अलग अलग है, राइट? तो यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट देखो, केस क्या कहता है कि नॉक नाम का वर्ड जब वर्ब का वर्क करता है तो इसके साथ हम एक प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं वो एट का यूज होता है, और जब नॉक नाम का वर्ड नाउन होता है तो नॉक के साथ एक प्रेपोजिशन जो है वो ऑन यूज की जाती है। ठीक, तो सेंटेंस होगा आई हर्ड सम नॉक ऑन द डोर, और एक आई डिड नॉट नॉक एट द डोर। आपने काफी जगह पे आपने ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि नॉक एट हुआ करता है, नॉक के साथ एक प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। बेशक वो सही है, बट मेक श्योर कि वो नॉक नाम का जो वर्ड है वो सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे यूज किया जा रखा होता है। ठीक है, जब वो मेन वर्ब बना होता है तो ही हम उसके साथ
preposition at का यूज करते हैं, अदरवाइज नॉक अपने साथ एक preposition on की डिमांड किया करता है। ठीक, तो ये सिचुएशन है जो मैंने आप लोगों को बताई है। ओके, और देखो आगे चलते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, द होल मनी was divided blank 4 parts. The whole money was divided blank 4 parts. एक सेंटेंस ये है, और एक सेंटेंस में कह रहा हूं, the whole money was divided blank 4 brothers. The whole money was divided blank 4 brothers. ये डिफरेंट सेंटेंसेस आप लोगों को मैंने गिवन किए हैं, 2 अलग अलग सेंटेंस है, और डिवाइड नाम का एक वर्ड है जिसके कॉन्सेप्ट को हम अभी डिस्कस करेंगे। डिवाइड करके वर्ड है भाई, डिवाइड नाम का वर्ड है, इसी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। केस क्या है वो देख लो। ये वर्ड है डिवाइड, राइट, ठीक है। तो डिवाइड नाम का ये वर्ड वर्ब जो है, ये 2 अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है, और वो केस क्या है, एक तो हम यूज करते हैं डिवाइड को टू मेक पार्ट्स, मेक पार्ट्स टुकड़े करना, या फिर टू मेक फ्रैक्शन, बात एक ही है, ठीक है, टुकड़े करना, टू मेक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन करना, या टू मेक पार्ट्स, ठीक है, की सेंस को ये शो करता है। और एक ये यूज किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट की सेंस को, ये भी ये शो करता है, डिस्ट्रीब्यूट की सेंस को शो करता है, बांटना की सेंस को शो करता है। एक टू मेक पार्ट्स, मेक पार्ट्स यानी कि टुकड़े करना, फ्रैक्शन बनाना, और एक जो है वो क्या, टू डिस्ट्रीब्यूट। अब समझ लेना, टू मेक फ्रैक्शन के केस में डिवाइड के साथ एक जो प्रेपोजिशन रहती है वो इनटू का यूज किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट के केस में जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 2 के बीच में तो बिटवीन का यूज करते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 2 से ज्यादा के बीच में तो हम अमंग का यूज करते हैं। ये सिचुएशन है, कंडीशन है जो रहा करती है। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 2 के बीच में तो जो है डिवाइड बिटवीन, और जब 2 से ज्यादा के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो डिवाइड अमंग नाम के वर्ड का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, सेंटेंस में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे आप यहां पे देखें, फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है द होल मनी वॉज डिवाइडेड ब्लैंक 4 पार्ट्स। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में यानी कि फ्रैक्शन किया गया है उसको, तो द होल मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और अगले सेंटेंस में द होल मनी वॉज डिवाइडेड अमंग 4 ब्रदर्स। ये सिचुएशन जो है रहा करती है, द होल मनी वॉज डिवाइडेड अमंग 4 ब्रदर्स। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है जो मैंने आप लोगों के सामने बताया है। ठीक, एक ये सेंटेंस और देखो, the fire originated blank
a haystack. The fire originated blank a haystack. और एक सेंटेंस है this idea originated blank me. ठीक है, ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने आपके सामने अवेलेबल किए हैं. केस क्या है वो देखेंगे. देखना भाई, सिचुएशन कहती है ये वर्ब है ओरिजिनेट नाम का, ये वर्ड आप लोगों को गिवन कर रखा है ओरिजिनेट, राइट, वर्ब है. इसके साथ 2 अलग अलग प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं. ठीक है, एक ओरिजिनेट के साथ इन का यूज करते हैं और एक प्रेपोजिशन जो है टू का हम यूज करते हैं. ठीक है, ओरिजिनेट इन होता है टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस की सेंस को ये शो करता है. प्रोड्यूस होना, प्रोड्यूस होना यानी कि उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, और ये किसी न किसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, किसी एरिया को बताता है, क्षेत्रफल को बताता है. दैट्स व्हाई प्रोड्यूस की सेंस में ओरिजिनेट नाम की वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन इन का हम यूज किया करते हैं. तो सेंटेंस होगा द फायर ओरिजिनेटेड इन अ हेस्टैक. ठीक है, हेस्टैक होता है कोई घास फूस का जो ढेर होता है, उसी को हम हेस्टैक बोलते हैं. जबकि अगले सेंटेंस में जो है द आइडिया ओरिजिनेटेड ब्लैंक मी, टू का यूज करते हैं और ये सेंस को शो करता है टू स्ट्रक या राइज होना, उत्पन्न होना, आना, स्ट्रक करना. ठीक है, आना की सेंस को शो करता है, स्ट्रक होना. ठीक है, दिमाग में आना या फिर जो है अराइज होना की सेंस को ये शो करता है. तो ऐसे सिचुएशन में द आइडिया ओरिजिनेटेड टू मी के जो है प्रेपोजिशन मी का यूज किया जाता है. अप्लाई करोगे सेंटेंस तुरंत आप लोगों का ओके हो जाएगा. तो ये कुछ केसेस थे, इंपॉर्टेंट यूजेस थे, जिसको आप फिक्स प्रेपोजिशन का नाम ले देते हो. उस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं और भी आपके सामने आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन आज के लिए इतना ही है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्लास हम रखते हैं वो 1 घंटे तक की ही हम क्लास रख रहे हैं. ज़्यादा बड़ी क्लास मैं नहीं चाहता आप लोगों को मिले. ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक टायरसम आप लोगों के लिए हो जाता है. तो इसी तरीके से लगे रहें, पढ़ते रहें और शेयर करते, वीडियोस को शेयर करते रहें और नोट्स बहुत अच्छे से आप अपने डिज़ाइन करते रहो. कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं वीडियो में. ठीक है, और फिर वहाँ पे आपकी अपनी जो भी क्वेरीज हैं आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं. टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं मैंने, आप वहाँ से भी अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ से भी जो है नोटिस करवा सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और यही है कि लगातार बने रहें, शेयर करते रहा करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें इस चैनल से और अपने सभी जानकारों को चैनल को रिकमेंड करें, सब्सक्राइब कर ले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें. गुड लक.